स्वागत सल्यूट गाइस, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबको नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर को बेसिकली हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। द सेकंड पार्ट इज कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया, इम्पैक्ट किया। द थर्ड पार्ट इज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। द फोर्थ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कैसे वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अडेप्टेड है। एंड लास्टली बोनस में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो क्या है। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सिविक्स। और जैसा कि हमारा स्टाइल है, बहुत ही सिंपल वे में फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम सबकी लाइफ में जो हमारा रिपब्लिक डे है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आई थिंक हर बच्चे के लिए 26 जनवरी बहुत स्पेशल होता है और सबके घर में शायद सेम सीन होता है जब सुबह सुबह उठ के हम रिपब्लिक डे परेड देखते हैं। बहुत मजा आता है, राइट? इस डे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था। उस दिन से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था एंड दैट इज वाई दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बहुत ही संभाल के एक हीलियम फिल्ड ग्लास केस में रखा जाता है इन द पार्लियामेंट। हीलियम क्यों यूज करते हैं? हीलियम एक्चुअली एक गैस होती है जो पेपर या इंक के साथ रिएक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल प्रिजर्व्ड रहता है। तो आप समझ सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको इतने ध्यान से रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी कंट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज लिखे रहते हैं। और हमारी कंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जजेस, सब लोग ओथ लेते हैं, प्लेज लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा अपहोल्ड करेंगे, उसको हमेशा फॉलो करेंगे। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया के लॉज और प्रिंसिपल्स को बताता है, इंक्लूडिंग ऐसा फ्रेमवर्क जो ये बताता है कि गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, इन तीनों में आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं, जिससे एकदम ढंग से रिस्पॉन्सिबिली और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम हो पाए, सारे सिटीजन्स की राइट्स और ड्यूटीज क्या होते हैं, और हमारी कंट्री के लॉन्ग टर्म गोल्स और एस्पिरेशंस क्या हैं, हम फ्यूचर में एज अ कंट्री किस तरह ग्रो करना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह से हमारी कंट्री का रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और प्रिंसिपल्स बताते हैं कि किसी भी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट होगी, वो कैसे फॉर्म होगी और वो कैसे फंक्शन करेगी। तो हमारी कंट्री में जैसे गवर्नमेंट के 3 हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ये तीनों कैसे फॉर्म होते हैं और आपस में कैसे काम करते हैं। वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो 6 बेसिक चीजें बताते हैं उस कंट्री के बारे में, उस सोसाइटी, उस कंट्री के वैल्यूज और आइडियल्स क्या हैं। जैसे कि इंडिया में हम इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, प्लूरलिज्म और फ्रीडम जैसी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं। यही वैल्यूज और आइडियल्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के प्रिंसिपल्स होने चाहिए। उस सोसाइटी, उस कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती हैं, उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, गवर्नमेंट का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, गवर्नमेंट को क्या ध्यान में रखते हुए काम करना है, और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये 6 चीजें मोस्टली हर कॉन्स्टिट्यूशन जरूर डिस्क्राइब करता है। और ये सब आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है हम इसकी इंपॉर्टेंस ना समझ पाए, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाके सोचो, जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल रहा था ब्रिटिशर्स से, हम एक फ्री कंट्री, फ्री नेशन बनने जा रहे थे, तो उस समय हमारे सामने कितने सारे क्वेश्चंस थे। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जहां इतने सारे कल्चर्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, और हम फाइनली एक फ्री कंट्री बन रहे हैं। तो हमें ये डिसाइड करना था कि यहाँ पे किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, हमें किसको राइट टू वोट देना चाहिए, और अगर डिस्प्यूट्स या लड़ाइयां हो तो वो कैसे सॉल्व होनी चाहिए। आज हमारे पास सारे रूल्स और फ्रेमवर्क है, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था। तो ये सब चीजों के लिए बहुत सोच समझ के काम करना था, और इसी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो 1946 में बनी थी, जिसमें सबसे पहले 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 15 विमेन थी। जब बाद में इंडिया का पार्टीशन हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 299 मेंबर्स बचे। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, इनको इंडिया के अलग अलग रीजन्स, प्रोफेशंस, सोशल बैकग्राउंड से लिया गया था, जिससे सबको रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इनको 3 साल लग गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में और लिखने में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया 26
26 नवंबर 1949 को। तो इनको पूरे 3 साल लग गए और फाइनली ये जो डॉक्यूमेंट था ये फोर्स में आया, मतलब ये कंट्री ने अडॉप्ट किया, इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम हर साल रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए थे? दोज मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द प्रोविंसेस। हुआ क्या, जो आम जनता है उन्होंने अपने अपने प्रोविंस के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुने, उनके लिए वोट किया। जैसे अभी हम लोग स्टेट के लिए करते हैं ना, स्टेट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। आप जिस भी स्टेट के हो वहां पे वोटिंग होती है और स्टेट लेवल पे जो भी चुना जाता है उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, मतलब जो स्टेट लेवल पे है। इसी तरह से उस समय प्रोविंस लेवल पे हुआ था, क्योंकि स्टेट्स जो है वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाए थे, हमारी कंट्री नई नई फ्री हुई थी। तो प्रोविंस लेवल पे आम जनता ने जिसको भी वोट दिया वो सब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन गए एट द प्रोविंस लेवल। फिर इन लोगों ने जिन लोगों को वोट किया वो बन गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होने चाहिए। अब जो डिसाइड हुआ है उसको लिखना भी पड़ेगा, तो इन डिसाइडेड चीजों को लिखने का काम किया ड्राफ्टिंग कमिटी ने। एक और कमिटी बनी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी थे। तो इस तरह से तैयार हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। विद दिस वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया, इम्पैक्ट किया। ये तो हमें मालूम पड़ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके आंसर ढूंढे और ये डिसाइड किया कि हमारी कंट्री को कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कैसे डिसाइड किया, ऐसी क्या चीजें थी जिन्होंने इन आंसर्स को इम्पैक्ट किया? बेसिकली 3 मेजर इन्फ्लुएंसेस थे। पहला, द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। उसमें इतने सारे लोगों ने इतना सारा बलिदान दिया, इतने सैक्रिफाइसेस किए, पूरे देश के लोग एक हो गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ये एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग थी। इसी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत सारे आइडियल्स और वैल्यूज जो है वो हमारे देश के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए और अल्टीमेटली इनको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट थे वो बाद में आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्ट बने, और इसीलिए जो भी एक्सपीरियंस या आइडियाज उनको मिले थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया। और इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया हमारे लिए। हम कैसे इंश्योर करें कि हर अडल्ट सिटीजन को राइट टू वोट हो, हम कैसे इंश्योर करें कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के जो पावर्स हैं वो अलग रह सकें, हम ये कैसे गारंटी करें कि हर इंसान को, हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिले, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की आपस में रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए। इस तरह से कितने सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इसीलिए निकाल पाई क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कि क्या क्या कमियां हैं और उनको इंडिपेंडेंट इंडिया में उसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा बड़ा इन्फ्लुएंस था इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड हिस्ट्री। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। हमारे रूट्स इतने डीप हैं, इतनी रिच हिस्ट्री और कल्चर है इंडिया का, वैदिक टाइम से लेके आज तक, कि वो सब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना बनता ही है। तो पूरा इंडिया एक कंट्री है, ये आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह झलकता है। इंडिया का कल्चर इतना ज्यादा टॉलरेंट रहा है, बाहर से जितने भी इन्वेडर्स आए, जितने भी लोग आए, कल्चर्स आए, हमने सबको एक्सेप्ट किया। ये हमारी हिस्ट्री हमारे रूट्स से आता है, हमारे थॉट प्रोसेस से आता है, और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लगाया। ये आइडिया एक्सेप्ट करना कि नेचर जो है वो बहुत ही सेक्रेड है, जैसे हम हिंदुइज्म में मानते हैं, लर्निंग और नॉलेज हमेशा कंटिन्यू होनी चाहिए, विमेन के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, और सर्वे भवांतु सुखिना, मतलब पूरे वर्ल्ड के हर क्रीचर, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट इवन एनिमल्स, प्लांट्स, हर क्रीचर की वेल बींग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन से आते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे और होने भी चाहिए क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ हु वी आर, दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एज इज उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाले गए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियाज हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको इन कॉन्सेप्ट्स की झलक दिख जाएगी। हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि इंडिया में बहुत तरह की गवर्नमेंट्स थी एंशिएंट टाइम्स में, जैसे कि जनपद, संघ, रूलर्स और उनके काउंसिल्स, सभा, समिति, कौटिल्य का जो कॉन्सेप्ट था सप्तंग का, या फिर राजधर्म के बारे में पढ़ा था हमने। तो हमारे पास्ट में, हमारे एंशिएंट इंडिया में राजा के या रूलर के धर्म पे, ड्यूटीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता था, और वो सारी चीजों की झलक आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है लर्निंग्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। जब हम इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप सोचो, ऑब्वियस सी बात है, हम 3 चीजों पे ध्यान देंगे। जो हमारे सबसे रीसेंट एक्सपीरियंसेस थे ब्रिटिशर्स के साथ
जिसके तुरंत बाद हमको आजादी मिली। ऑब्वियस सी बात है, हम उससे जो भी हमने सीखा वो हम इंक्लूड करेंगे। फिर हमारा जो पास्ट था, हमारी हिस्ट्री थी, उससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। और तीसरी चीज हम कहाँ से सीखेंगे? हमारे आसपास से, दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं, क्योंकि हम एक नई नई कंट्री बने थे, नया नया हमें फ्रीडम मिला था। तो अगर हम दूसरों को देख के भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी एक बहुत ही फेमस सेइंग है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, जिसका मतलब होता है कि अच्छे थॉट्स, नोबल आइडियाज हर तरफ से हमारे पास आने दो। जहां से भी आपको अच्छाई सीखने का मौका मिले, हमें सीखना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने फ्रांस, यूएसए, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, जहां पे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रहा था, ये देखने के लिए कि उनके पास ऐसा क्या फॉलो हो रहा है जो हम भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। फ्रांस में ये आइडिया आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां हुआ था 1789 में, जहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज हैं ये फेमस हो गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट बना था, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस फॉर ऑल की बात हुई थी। इसी डिक्लेरेशन की वजह से वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में ये आइडियाज स्प्रेड हुए, इंक्लूडिंग विद इन फ्रांस। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इन आइडियल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था। तो फ्रांस ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, और फिर जब हमने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया तो हमने ये आइडियाज वहां से बोरो किए। फिर द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। हमारी कंट्री और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हेरिटेज को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इलस्ट्रेशन से मालूम पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशंस हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक वर्क ऑफ आर्ट भी है। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक बहुत ही सुंदर वे में लिखा है। एक कैलीग्राफर थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कैलीग्राफर मतलब जो अच्छी हैंडराइटिंग में, सुंदर हैंडराइटिंग में चीजें लिखते हैं, कैलीग्राफी करते हैं। तो इन्होंने हाथ से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है एक बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में। और एक दूसरे पर्सन थे नंदलाल बोस और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस पे इलस्ट्रेशंस ड्रॉ किए हैं। ऐसे इलस्ट्रेशंस जो हमारी इंडियन हिस्ट्री से लिए गए हैं, रेंजिंग फ्रॉम मोहनजोदारो टू द फ्रीडम मूवमेंट। इसलिए बहुत सारे सुंदर इलस्ट्रेशंस जो हमारी हिस्ट्री और हमारे कल्चर का पार्ट है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे। जैसे कि सिटीजनशिप वाले पेज पे एक एंशिएंट गुरुकुल का सीन इलस्ट्रेटेड है, या फिर फंडामेंटल राइट्स वाले पेज पे रामायण का एक सीन बनाया गया है, जिसमें राम जी लंका पर विजय हासिल कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले पेज पे महाभारत का एक सीन ड्रॉ किया गया है, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को गीता का सार सुना रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और ड्राइंग्स हैं, जैसे नटराज की, या नालंदा यूनिवर्सिटी जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट और फेमस यूनिवर्सिटीज थी, अकबर एंड द मुगल आर्किटेक्चर, या फिर वो सीन जिसमें किंग भागीरथ ने बहुत तपस्या करी थी और फाइनली गंगा जी जो हैं वो अर्थ पे आई थी, गंगा रिवर। तो ये दिखाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया से, इंडिया के सोल से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। With this we come to the third part of the chapter, important features of the Constitution of India. हमें मालूम है कि गवर्नमेंट के 3 हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जिससे तीनों अपना अपना काम कर पाए ढंग से। लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, और एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, और ये भी डिसाइड करता है कि अगर कोई लॉ तोड़ा गया है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। इंडिया में हमारे पास एक 3 टियर सिस्टम है गवर्नमेंट का, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, मतलब पंचायती राज सिस्टम। कुछ फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे हो सकती हैं, और कुछ काम स्टेट लेवल या लोकल लेवल पे भी असाइन होते हैं। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली दी गई हैं, जो डिफाइन करता है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस और अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो अलाउ करता है कि हर एलिजिबल सिटीजन जो एक एज के ऊपर है वो कंट्री में वोट कर सकता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इंडिया में 4 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी विच इज आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। ये सब है फंडामेंटल राइट्स जो कंट्री के हर सिटीजन को मिलने ही चाहिए। फिर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज।
ड्यूटीज, ऐसी ड्यूटीज जो हर सिटीजन को निभानी ही चाहिए। सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल एंथम की भी। कंट्री को डिफेंड करना है और अगर कभी भी कंट्री को आपकी सेवा की जरूरत पड़े, नेशनल सर्विस की जरूरत पड़े, तो आपको आगे आना पड़ेगा। हमारी कंट्री का जो इतना रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको वैल्यू करना और प्रिजर्व करना। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना और हर लिविंग क्रीचर की तरफ कंपैशन रखना, काइंडनेस रखना। तो अगर आप अपने आसपास देखते हो कि लोग जो है वो रिवर्स को गंदा करते हैं, पानी को, कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, तो एक्चुअली वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमारी 5th फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम जो भी काम करें, चाहे इंडिविजुअली करें चाहे साथ मिलके करें, उसमें हमें एक्सीलेंस अचीव करना है, जिससे देश की भी तरक्की हो और हमारी भी तरक्की हो। काम चलाओ वाला काम नहीं करना है। और 6th फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि अगर आप एक पेरेंट या गार्जियन हो तो आप इंश्योर करो कि आपके बच्चों को ढंग से एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, स्पेशली बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने मेंशन करी थी वो थी DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्चुअली गोल्स होते हैं जो गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। ये दिखाते हैं कि कंट्री जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है इंडिया को और बेटर बनाने के लिए। तो DPSP जो होते हैं ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, बट ये गाइडलाइंस होते हैं। अगर किसी सिटीजन को फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो वो कोर्ट्स में जा सकता है और जजेस के सामने अपनी बात रख सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वो प्रोमिसेस हैं जो पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर DPSP पूरा नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये गाइडलाइंस है, ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, ये एस्पिरेशन है, ये वो है जो हम बनना चाहते हैं या जिसकी तरफ देश को काम करना चाहिए, बट कोई कंपल्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ राइट्स तो ऐसे हों जो इमीडिएटली सिटीजंस को मिले, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कुछ बड़े गोल्स होने चाहिए जो टाइम के साथ कंट्री अचीव करने की कोशिश करे, और ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जैसे इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 41 वेलफेयर गवर्नमेंट, लोगों का वेलफेयर सोचना चाहिए। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश के हर सिटीजन को कंट्री के सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, किसी भी ग्रुप के लिए, सिटीजन के लिए अलग तरह के रूल्स नहीं बनाए जाएंगे, सबके लिए सेम रूल्स होंगे। आर्टिकल 38 सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 48A एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एंड आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। विद दिस वी रीच द 4th पार्ट ऑफ द चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ओवर टाइम, समय के साथ चीजें बदलेंगी ही ऑब्वियसली, और उस समय हमें नए लॉज और रूल्स की जरूरत पड़ेगी। टाइम के साथ इवॉल्व करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिया गया है, और ये 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए चेंजेस को हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उसके पहले पार्लियामेंट में उसको बहुत ही अच्छे से डिबेट किया जाता है। काफी बार तो उनको लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें भी डिबेट करना पड़ता है। बहुत बार गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि जो डिसीजन है, अमेंडमेंट है, वो काफी बड़ा है, तो वो पब्लिक से भी ओपिनियंस मांगते हैं। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जहां पे जो आम जनता है वो भी अपना फीडबैक दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में आधार ऑथेंटिकेशन रूल्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे थे, जिसमें पब्लिक का भी व्यू मांगा गया था, पब्लिक से फीडबैक मांगा गया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई अमेंडमेंट्स किए गए। फॉर एग्जाम्पल पहले के समय में लोगों को अपने घर पे नेशनल फ्लैग फ्लाई करना अलाउ नहीं था। 2004 में एक सिटीजन को ऐसा लगा कि अपने देश में प्राइड दिखाना, गर्व को एक्सप्रेस करना उनका राइट है, और इसलिए उन्होंने कोर्ट से अपील करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली और उन्होंने कहा कि हाँ, अपने देश का फ्लैग अपने घर में फ्लाई करना इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि आप पेट्रियोटिज्म की फीलिंग इसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने इस रूल को चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया, और अब हम आराम से, प्राइड से हमारा जो ट्राई कलर है, हमारा जो फ्लैग है, उसको अपने घरों में फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो। दूसरा एग्जाम्पल है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो है वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेकिन वो 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
अब हम जल्दी से बोनस को डिस्कस कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज आपको प्रियम्बल में मिल जाएंगे। ये वो वैल्यूज हैं जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कोई भी रूल बनाने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रियम्बल में दिए गए इन वैल्यूज को फॉलो करेगी और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं वो भी इन वैल्यूज को फॉलो करेंगे। इन वैल्यूज की झलक आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं दिख जाएगी और इसीलिए इनको एक जगह इकट्ठा करके प्रियम्बल में लिखा गया है। जल्दी से नजर डालते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कैसा दिखता है। उसमें बेसिकली 10 बातें कही गई हैं। पहला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की विशेस को दर्शाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी किंग ने या किसी आउटसाइड पावर्स ने इंडिया को नहीं दिया है, ये इंडिया के लोगों के खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है। दूसरा, सॉवरेन, मतलब पीपल ऑफ इंडिया आर इंडिपेंडेंट, उनके पास सुप्रीम राइट है इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे डिसीजन लेने का। कोई भी एक्सटर्नल पावर, बाहर की पावर जो है वो हमारी गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। सोशलिस्ट, मतलब वेल्थ जो है वो सोशली जनरेट करी जाएगी पूरी कंट्री में और पूरी सोसाइटी उसको शेयर करेगी। गवर्नमेंट जो है वो लैंड ओनरशिप और इंडस्ट्री ओनरशिप का ध्यान रखेगी, जिससे सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब गरीबी और अमीरी जो है वो रिड्यूस हो सके, सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सके। सेक्युलर, इसका मतलब सिटीजन्स के पास पूरी तरह से फ्रीडम है उनका जो मना है वो रिलीजन फॉलो करने का। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। इनको प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन 1976। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये एक्चुअली इमरजेंसी के बीच में हुआ था। इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 से 77 के बीच में, और उसी इमरजेंसी के टाइम पे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे प्रियम्बल में वो है डेमोक्रेटिक, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जनता जो है वो अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है और गवर्नमेंट जो है वो जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखती है। फ्रेटर्निटी, मतलब हम सारे सिटीजन्स को ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे हम सेम परिवार के मेंबर्स हैं और हम सब बराबर हैं। इक्वालिटी, लॉ के सामने सारे सिटीजन्स इक्वल हैं और सारे लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लिबर्टी, मतलब सिटीजन्स पे कोई भी अनरीजनेबल गलत रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए और वो वेरियस फ्रीडम्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं पहले के चैप्टर्स में या दूसरे वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ, जहाँ पे आपका फ्रीडम खत्म होता है वहाँ किसी और का शुरू होता है। तो ये बहुत ध्यान से करना चाहिए कि फ्रीडम के नाम पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी और का फ्रीडम खत्म हो रहा हो। फ्रीडम इज समथिंग विच शुड बी टेकन रिस्पॉन्सिबली। नेक्स्ट, जस्टिस, सिटीजन्स जो हैं उनमें किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता और गवर्नमेंट को पूरी जनता के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। और लास्ट में रिपब्लिक, इसका मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक इलेक्टेड पर्सन होंगे और कोई हेरिडिटरी पोजीशन जैसे मोनार्क्स में होती है ना कि पहले राजा होता है फिर राजा का जो बेटा होता है वो राजा बन जाता है, तो वो हेरिडिटरी होती है। लेकिन रिपब्लिक में कोई भी हेरिडिटरी लीडर नहीं बन सकता, जिसको भी जनता वोट करेगी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ स्टेट बनेगा। इस चैप्टर में आपने क्या नया सीखा मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर बहुत ही डिटेल में बहुत ही ढंग से कवर कर लिया है। नाउ यू हैव नो एक्सक्यूज, आपको इसमें फुल मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।